Well, our next speaker, Mr. Manoj Patria, Technical Consultant, Mumbai. Mr. Manoj is founder of consulting firm for technical services and business development in polymer processing sectors based in Mumbai. Mr. Manoj is founder, director of Roto Mitra Forum. Mr. Manoj is a passionate roto-molding technocrat who has in-depth knowledge, expertise, and experience of more than 24 years in processing and testing of polymers, product development, application development, market development, etc. Mr. Manoj has vast experience of more than 20 years in Reliance Industries Limited in marketing, PARC, technical services, and business development for injection, blow, rotomolding, compounding, master batch, and automotive sectors. Mr. Manoj is also working in the Hero Motocorp Group of Industries for plastic application development. Mr. Manoj is very much supportive in nature, always available to help the industries. Could you please put your hands together and welcome Mr. Manoj Patria, Technical Consultant, Mumbai. Good evening. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है मिक्स एंड मैच इंग्लिश एंड हिंदी में दूंगा, बिकॉज ऑफ 80% मोल्डर्स आर आस्किंग कि हमको इजी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होना चाहिए। दे वांट टू लिसन, दे वांट टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज उनका कहना है कि मनोज जी हम आते हैं बट हमको कुछ समझ में आता नहीं है, तो हमको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप हमारी लोकल लैंग्वेज में समझाएँ। अदरवाइज वो आधी बात समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी, तो मतलब नहीं है सर। तो आई विल डू माई प्रेजेंटेशन इन हिंदी और इंग्लिश बोथ, बट ज़्यादा फोकस मैं हिंदी में ही करूँगा। एंड सेकंड ये कि सर लास्ट 3 ईयर से हमने जो रोटो मित्रा चालू किया, उसके अंदर फर्स्ट टाइम आई एम प्रेजेंटिंग, बिकॉज वो मौका ही नहीं मिला। तो अच्छा लग रहा मुझे कि आई एम प्रेजेंटिंग। एंड कस्टम मोल्डिंग मेरा पैशन है। स्टार्टिंग से जब मैं रिलायंस में था तब से हमने बहुत अच्छा काम किया था रिलायंस में कस्टम मोल्डिंग के लिए। और मोर देन 23 ईयर बैक व्हेन जीतू भाई वाज इन रिलायंस, व्हेन वी इम्पोर्टेड मोर देन 2 कंटेनर्स ऑफ रोटो मोल्डेड प्रोडक्ट फ्रॉम USA टू डेवलप इन इंडिया। तो वी कैन से कि जो विज़न हम लेके चल रहे हैं आज के 22-23 साल पहले, सेम विज़न हमें भी चाहते हैं। तो वी कैन फाइट, वी आर फाइटर, और फ्यूचर जो है हमको अच्छा मिलने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये इंडस्ट्री जो है ये स्टार्ट जो है टैंक से हुई थी इंडिया में, बट टैंक में एक रिसेशन आ चुका है, एक वो आ चुका है कि आपको एक लिमिट होती है। और ग्लोबली तो आप जानते ही हैं कि जो भी कंट्री हैं, बढ़िया कंट्री जो भी है, यूरोप के या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, तो उनका तो टैंक जो सेगमेंट है वो छोटा सा ही है। दे आर कंज्यूमिंग मोर पॉलीमर इन कस्टम मोल्डिंग नॉन टैंक एप्लीकेशंस। तो ये चीज़ हमको लर्न करनी है। लास्ट 20-22 साल से प्रेजेंटेशन में रिलायंस में हम दिखाते आ रहे हैं कि हमको कस्टम मोल्डिंग नॉन टैंक एप्लीकेशन में काम करना है, बट हो नहीं पा रहा था। अभी तक भी जो माइंडसेट है जो मोल्डर्स का है वो चेंज नहीं हो पा रहा है। तो हमको वो सबसे इम्पोर्टेंट है माइंडसेट को के लिए काम करना। जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, टैंक्स वाले या जो नॉन टैंक वाले हैं, उनको सबको आपस में बैठ के ये सीखना है कि क्या टैंक नॉन टैंक वाला का माइंडसेट क्या है और टैंक वाले का माइंडसेट क्या है। और ये टैंक वाला नॉन टैंक माना चाहता है, कस्टम मोल्डिंग माना चाहता है, तो उसको क्या स्टेप्स यूज़ करनी है, क्या अंदर माइंडसेट लेके चलना है, अंदर एनवायरनमेंट कैसा रखना है, फैक्ट्री में इक्विपमेंट कैसे रखने हैं। तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो कि मेरा जर्नी है। लास्ट मतलब मोर देन 23 ईयर्स मैं रोटो में काम कर रहा हूँ। 2002 में मैंने रिलायंस ज्वाइन किया था।
तो तब से मैं ऑटो इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हूँ। मैंने बहुत सारे सेक्टर्स में काम किया है, ऑटोमोटिव वगैरह सब में काम किया है, बट मैंने ऑटो को कभी छोड़ा नहीं है। एंड आई एम ब्लेस्ड विद मैनी इंडस्ट्री लीडर्स, गुरुज like LK Singh ji and Danu bhai and Jeetu bhai and Gary, डॉक्टर पॉल न्यूजेंट, इवन डॉक्टर राय क्रॉफोर्ड से भी हमारा बहुत इंटरेक्शन हुआ था जब व्हेन ही वाज अलाइव। तो आई कैन से कि आई एम ब्लेस्ड विद ऑल दीज गुरुज ऑफ इंडस्ट्री। तो वही चीज़ मैं इंडस्ट्री में लेके चल रहा हूँ। और सेकंड मेरा ब्लेसिंग ये है, मेरे को मिला हुआ है कि मैं किसी भी कंपनी में जा सकता हूँ। कोई भी कंपनी मुझे रोकती नहीं है कि आप मनोज मेरे यहाँ मत आओ, या मेरे को एंटरटेन नहीं करती है। मैं किसी भी कंपनी में जाता हूँ और वहाँ पर माइंडसेट ये रखता हूँ कि उनको कुछ देख के आऊँ, मशीन में देख के आऊँ, मटेरियल में, या फिर कुछ सॉल्यूशंस, एवरीथिंग जो भी उनको चाहिए सॉल्यूशन। वैसे मैं मटेरियल का ही था, बट धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को मोल्ड किया कि मैं आई कैन गिव सॉल्यूशन टू मास्टर बेच, मोल्ड, मशीन्स, एनीथिंग जो भी वो सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उनको मैं रेडीमेड सॉल्यूशन दे सकूँ, या उनको मैं उन कंपनी से मैच कर सकूं कि आप वहाँ से कुछ करें तो आपको कुछ सोल्यूशन मिलेगा। तो ये सब मैं लेके चल रहा हूँ। तो अभी इंडस्ट्री ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया भी है, और उसी को देखते हुए हमने आज का दिन जो है कस्टम मोल्डिंग पर रखा था कि हम कस्टम मोल्डिंग पे डिस्कस करेंगे आज। बिकॉज ऑफ क्या कि इंडिया में टैंक्स पे तो डिस्कशन बहुत हो रहा है लास्ट 20 ईयर से, पर कस्टम मोल्डिंग पे डेडिकेटेड सेशंस बहुत कम हुए हैं। तो थैंक्स टू यू कि आप सब ने हमको सजेशन दिया कि आपको कस्टम मोल्डिंग पे डिस्कस करना आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ माय टॉपिक। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ग्रोथ तभी मिलेगी, ग्रोथ के लिए जब भी काम करना है, आप चाहते हैं कि अब मैं ग्रो होना चाहता हूँ, मेरे को बड़ा बनना है, मेरे को आगे जाना है, तो उसके लिए आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आप यदि ये सोचते रहेंगे कि नहीं मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूँ और जो कर रहा हूँ वही करता रहूँ, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप कर रहे हैं वो पैशनेटली कीजिए, और दूसरा है कि रिस्क लेने की कैपेसिटी हर एक को होनी चाहिए सर। विदाउट रिस्क आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो भी इंडिया में सक्सेस स्टोरी है, जैसे मेरा पहला कंपनी था हीरो होंडा, तो हीरो होंडा के ओनर जो है ब्रजमन मुंजाल जी, वो उन्होंने लाइफ में सब कुछ अपने दम पे किया, एक कंपनी खड़ी कर दी हीरो मोटर कॉप, जो कि एक जीरो से स्टार्ट किया था। तो कह सकते हैं कि वो बेस्ट एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल मेरा जो सेकंड बॉस हैं वो धीरू भाई अंबानी जी हैं रिलायंस के, उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। तो उन्होंने भी खूब रिस्क लिया अपने, और अपने जो माइंड को यूज़ करके उन्होंने कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके रिलायंस इंडस्ट्रीज को खड़ा किया। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके लिए आपको लर्निंग ज़रूरी है, फियर से बाहर निकलना ज़रूरी है, तभी जाके आपको ग्रोथ मिलेगा। अदरवाइज आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर या वर्ल्ड में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो आपको यदि कंपटीशन में रहना है तो आपको अपने आप को अपडेट रखना ज़रूरी है कि आपको फेयर किससे है, लर्निंग क्या करनी है, ग्रोथ के लिए क्या करना ज़रूरी है, जो भी इक्विपमेंट में, मशीनरी में। तो ये सब चीज़ें मैं आज कवर करने वाला हूँ आपको। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आपका पैशन। यदि आपको आगे बढ़ना है, कुछ भी नया करना है, तो लाइफ में कुछ भी करना है, मतलब ये बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे अभी चेतन बंसल जी जो है ऑथर है, तो उसके लिए उन्होंने पैशन डेवलप किया अपना आपका। आज के 10-20 साल पहले कभी इन्होंने डिस्कस नहीं किया मुझे कि ये चेतन इज़ माई गुड फ्रेंड लास्ट 25 ईयर्स, बट इन्होंने कभी डिस्कस नहीं किया कि मेरे को राइटिंग का हैबिट है, ये है। तो उन्होंने अपने आप को राइटिंग के लिए या फिर क्रिएटिव थिंकिंग के लिए डेवलप किया। तो वो पैशन जो होता है ना, वो होना ज़रूरी है। तो पैशन के लिए आपको सबसे पहले, पैशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फाइंड योर पैशन। आप किसके लिए कमिटेड हैं। बहुत सी बार क्या होता है कि आपको मालूम भी नहीं होता कि आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है या आपकी जो स्ट्रेंथ क्या है। तो इसलिए अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड कन्वर्ट दिस स्ट्रेंथ टू पैशन। जैसे आपको किसी को सिंगिंग का शौक है, पर वो क्या कि बाथरूम सिंगर बन के रह गया, आगे कुछ बढ़ ही नहीं पाया। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका सिंगिंग हैबिट को आप बाहर बढ़ाइए, अपने फ्रेंड्स के बीच में गा के दिखाइए। क्या पता आपके फ्रेंड्स से जो है वो उनको अच्छा लगे और वो आपको प्रमोट करेंगे कि आप आगे जाके मनोज किसी प्रोग्राम में जाके आप वहाँ पर सिंग कीजिए, और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते आप सिंगर बन जाएं, एक सक्सेसफुल सिंगर बन जाएं। इसलिए आपका जो पैशन है उसको फ्यूल भी देना ज़रूरी है। आपने यदि फ्यूल नहीं दिया पैशन को तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे आप। और उसके बाद में यदि आपको फ्यूल मिल गया, आपको डायरेक्शन मिल गया, सब कुछ मिल गया, बट यदि उस पर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या आपके पैशन को, आप इधर उधर घूम रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो भी आपका जो काम किया हुआ है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो है पैशन, उसको आपको फ्यूल भी करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल देर आर मैनी कंपनीज वर्ल्ड ग्लोबली, जैसे मैं अभी इजराइल की कंपनीज का नाम लेता हूँ,
देर आर मनी कंपनीज बेस्ड इन इजराइल वो आर मेकिंग अंडरग्राउंड प्रोडक्ट्स। तो वो बहुत सारी कंपनी ऐसी जो एक प्रोडक्ट है वो 20-20 साल तक 30-30 साल तक बना रही है, और दे आर लीडर्स इन देयर। वो चेंज भी नहीं करती है, वो ये नहीं सोचती कि यार पड़ोसी डस्टबिन बना रहा है तो मैं डस्टबिन बना लूँ। मार्केट में कहीं से टेंडर निकला उसका डस्टबिन का, तो यार मैं एक काम करता हूँ, सारा काम छोड़ के डस्टबिन बनाना चालू कर दूँ। तो ये हैबिट बहुत गंदी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक प्रोडक्ट यूज़ करना है, उसके पीछे पैशनेट होकर भागना है। कुछ भी हो, भले आपका ऑटोमोटिव है, अंडरग्राउंड है, एवरीथिंग, इसमें हर चीज़ के अंदर इंडिया के अंदर पोटेंशियल 100% है। बिकॉज ऑफ इंडिया का मार्केट खाली पड़ा है अभी एट प्रेजेंट। इंडिया के अंदर टैंक है, नॉन टैंक की तो बात होती ही नहीं है, कस्टम मोल्डिंग की। हार्डली यहाँ पर जो बैठे हैं उनमें से 2-4-5 हैं कस्टम मोल्डर्स, बाकी सब जो टैंक वाले ही हैं। तो इसलिए आप जो भी चीज़ लेके चलते हैं उसके अंदर आपको फॉलो करना भी ज़रूरी है। तो इसमें कुछ सेक्टर्स है जिसमें इंडिया में बहुत अच्छा काम हो रहा है लास्ट 10 ईयर से, मोर देन 15 ईयर से, जिसपे फार्म टू रिटेल में एक अच्छा काम हो रहा है। पहले एक टाइम पे इंडिया के अंदर फार्मिंग से रिटेल तक आने में आपको एक वैल्यू चेन नहीं था, अभी वो वैल्यू चेन बन चुका है कि आपको फार्मिंग से लेके आपका जो प्रोडक्ट रिटेल में आएगा उसके अंदर क्वालिटी मेंटेन होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल एप्पल बनता है हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, पर यदि आपको वो एप्पल प्रॉपरली केरला तक नहीं पहुंच पा रहा है तो मतलब नहीं है। इसलिए आपको उसका जो वैल्यू चेन है उसको मेंटेन करना जरूरी है, तो उससे आपको प्राइस भी मिलेगा एप्पल का और क्वालिटी मिलेगी, जो भी आपका कंज्यूमर है वो खुश होकर लेगा। इसलिए ये एक सेक्टर बड़ा है जो फार्म टू रिटेल वाला। सेकंड सेक्टर जो है डिजिटल रिवोल्यूशन, जिस पे बहुत काम हो रहा है अभी। ग्रीन रिवोल्यूशन पे ऑलरेडी बहुत काम हो रहा है और इंडिया इज़ डूइंग वंडरफुल इन ग्रीन रिवोल्यूशन। एंड मिल्क रिवोल्यूशन तो ऑलरेडी आ चुका है इंडिया में, एंड मैनी डेयरीज आर डूइंग ए लॉट ऑफ गुड वर्क इन मिल्क रिवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये मैं कह सकता हूँ कि जो अभी जीडीपी जो आपको दिख रही है 8% 9%, उसके अंदर इसका भी रोल है कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज है वो बूम कर रही है, ग्रो हो रही है। तो अपन को इसका पार्ट बनना है। रोटो मोल्डिंग इंडस्ट्री को भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसका एक अच्छा मजबूत पार्टनर बनना है। एंड आफ्टर दैट देर आर मेनी अदर सेक्टर्स लाइक लाइफस्टाइल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रोड सेफ्टी, मटेरियल हैंडलिंग, ऑटोमोटिव सेक्टर, दीज आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो आपको पैशन होना ज़रूरी है। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड पा रहा हूँ कि आप भी जब भी कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके पहले आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि ये प्रोडक्ट किस प्रोसेस से बनना है, और उसके लिए आपको नंबरिंग होना ज़रूरी है। जैसे आपकी घर में भी होता है कि बहुत सी बार जब शादी ब्याह होती है तो आपको गर्ल को चूज़ करना है, तो अपन क्या कि 100% तो उसके नंबर दे नहीं सकते हैं, इसलिए अपन नंबर चूज़ करते हैं कि 36 गुण 32 गुण जो होता है ना, तो उसमें चूज़ करते हैं कि इसके अंदर एक गोरी है, काली है, जो भी है। सेम में आपको प्रोडक्ट को भी चूज़ करना है कि आपका प्रोडक्ट यदि रोटो मोल्डिंग में बनाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या पैरामीटर सूट कर रहे हैं। यदि अभी कॉम्प्लेक्सिटी है तो रोटो मोल्डिंग पॉसिबल है। 100 में 10% 10 में से 10 नंबर आ देंगे। मैक्सिमम आपकी साइज़ नहीं है, कोई प्रोडक्ट की साइज़ आपकी बड़ी है तो वो रोटो मोल्डिंग में ही बेस्ट बनेगी। बाकी सेक्टर्स में यदि आप ब्लो मोल्डिंग में या फिर थर्मोफॉर्मिंग जाएंगे तो उसका साइज़ का लिमिटेशन आ जाएगा। एंड उसके अलावा आपको थिकनेस का है, यूनिफॉर्मिटी है, मोल्डेड इन इंसर्ट्स है, मटेरियल चॉइस है। मटेरियल चॉइस के अंदर क्या है कि रोटो मोल्डिंग अभी पीछे ही है। रोटो मोल्डिंग के अंदर अभी स्टिल बहुत सारी जो एप्लीकेशंस है उसके अंदर मटेरियल कंसर्न रहता ही है। बिकॉज ऑफ क्या है कि जो पीपी नायलॉन या जो भी मटेरियल अवेलेबल है वो इतना कॉस्टली है कि वो इंडिया का जो कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो स्टिल मटेरियल इज लैकिंग एरिया, बट पीपल आर यूजिंग LLDP फॉर नॉर्मल एप्लीकेशंस। एंड उसके अलावा स्क्रैप जो होता है वो इसमें बिल्कुल ज़ीरो होता है, ना के बराबर होता है। यदि आपका मोल्ड अच्छा बना तो आपने डिज़ाइन अच्छी की है तो आपके पास में जो स्क्रैप जो होता है उसका बिल्कुल जीरो है सर। बाकी सेक्टर्स में स्क्रैप होता है। फॉर एग्जांपल ब्लो मोल्डिंग में तो आपका ट्रिम बहुत निकलता है, तो आपका जो प्लांट होता है ब्लो मोल्डिंग का उसमें जो वेयरहाउस होता है फिनिश प्रोडक्ट का, उससे बड़ा वेयरहाउस उसका ट्रिम का होता है। और वो कंपनी को हेडेक होता है, बिग हेडेक होता है कि जो ट्रिम है उसको रिसाइकिल करना, उसको रीयूज़ करना। तो अपने आप में बिग हेडेक है ब्लो मोल्डिंग के अंदर। और सेम वे थर्मोफॉर्मिंग के अंदर भी यही है कि जो आपको साइड का ट्रिम निकलता है उसको रीयूज़ कैसे करना आपको, तो ये भी अपने आप में बिग हेडेक है। तो उसके अलावा आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे लेबर इनपुट्स हैं। तो लेबर के अंदर सबसे बढ़िया जो है सेक्टर वो ब्लो मोल्डिंग है। रोटो मोल्डिंग में लेबर इंटेंसिव जॉब है, बिकॉज ऑफ क्या कि आपको बार बार पाउडर बनाना, उसका मोल्डिंग करना, मोल्डिंग के लिए मोल्ड खोलना, उसको मोल्ड बंद करना एंड मोल्डिंग साइकिल में डालना। तो देर आर मैनी प्रोसेस इन्वॉल्व। सो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है तो उसके लिए यदि आपको ये सब पॉइंट मालूम है
तो आप इजीली प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहने वाले हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। अरे मनोज जी यार, मैं तो सोचता हूँ कि यार इसको थर्मोफॉर्मिंग बना लूँ, बट वो जब थर्मोफॉर्मिंग बनाना चल जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि यार थर्मोफॉर्मिंग के अंदर दुनिया भर का रिजेक्शन आ रहा है। फिर फ़ोन करते हैं, अरे मनोज जी ये तो प्रोडक्ट जो है ये तो मेरे को महंगा पड़ रहा है, कि जितना मैं मोल्डिंग करता हूँ, थर्मोफॉर्मिंग करता हूँ, उतना साइड में ट्रिम पड़ा हुआ मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल कि ब्लो मोल्डिंग के अंदर अभी भी बहुत टैंक्स वाली कंपनीज हैं जो उनका 100 टन माल यूज़ करती है, तो 20-25 टन तो उनको साइड पे रखना पड़ता है एज ए ट्रिम। तो ये अपना में ड्रॉबैक है। तो ये रोटो मोल्डिंग में ये बड़ा वेनफुल सिचुएशन है कि वहाँ पर रिजेक्शन जीरो है, तो आपको हेडेक नहीं है बहुत बड़ी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये मैं हमेशा दिखाता हूँ। लास्ट मतलब 25 साल से मेरे ख्याल से जीतू भाई के टाइम से ये स्लाइड चली आ रही है, ये लेगेसी स्लाइड है। ये स्लाइड तो वैसे ज़रूरी नहीं है, पर क्या कि फिर भी कुछ हम में से हैं जो कि रोटो के लिए एंथ्यू हैं या फिर नए न्यू कमर्स हैं, दैट्स वाई मैं ये स्लाइड को दिखाना पसंद करता हूँ हमेशा। वैसे तो आप सबको मालूम है रोटो मोल्डिंग क्या है क्या नहीं है, पर भी मैं दिखाता हूँ हमेशा कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस फ्री प्रोजेक्ट है। इसके प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रेस बिल्कुल ज़ीरो होता है, इसलिए आपका प्रोडक्ट का रिजेक्शन रेट ज़ीरो होता है यदि आपने प्रोडक्ट अच्छा बनाया तो। प्रोडक्ट के अंदर डिज़ाइन अच्छी हुई, उसमें शार्प कॉर्नर्स नहीं हुए, तो आपका प्रोडक्ट फेल नहीं होता रोटो मोल्डिंग में। सेकंड क्या है कि इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन सबसे हाई होते हैं। अभी भी कह सकता हूँ मैं कि टैंक हो या नॉन टैंक हो, मैं इवन इंडिविजुअली मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूँ कि ये सेक्टर हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहने वाला है फ्यूचर के अंदर भी, और ये प्रॉफिटेबिलिटी इसमें कम प्रोडक्शन में ज़्यादा ले सकते हो आप। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि प्रॉफिट मार्जिन इसमें हाई होते हैं। लेबर इंटेंसिव है, बट क्या है कि आपको मार्जिन अच्छा मिलता है। सेकंड थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सीमलेस है, और सीमलेस इसकी जो क्वालिटी बड़ी। बाकी कोई भी सेक्टर है, इंजेक्शन है या थर्मोफॉर्मिंग है या ब्लो मोल्डिंग है, उसके अंदर वेल्ड लाइन होती है हमेशा, और वेल्ड लाइन सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है। हर एक कोई भी प्रोडक्ट होता है पॉलीमर के अंदर बना, प्लास्टिक के अंदर, उसमें यदि कहीं भी आपका वेल्ड लाइन आता है तो आपका प्रोडक्ट फेल होने का चांस है। दैट्स वाई आप यदि रोटोम बनाएंगे तो इसमें क्या है कि आपका पाउडर सेंटर होकर चिपक रहा है इनसाइड में, तो उससे क्या है कि आपका प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रेस बिल्कुल ज़ीरो होगा, तो वो आपका प्रोडक्ट लंबा टाइम तक परफॉर्म करता है, ख़राब नहीं होता है। और इंसर्ट के अंदर भी मैं कह सकता हूँ कि आई कैन से कि हाईएस्ट इंसर्ट आप रोटो मोल्डिंग में ही कर सकते हैं, बाकी सेक्टर्स में इतना इंसर्ट मोल्डिंग का यूज़ करना मुश्किल है। एंड डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी का तो बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ कि आज के 20-22 साल पहले जब मैं दिल्ली ऑफिस में पोस्टेड था रिलायंस के अंदर, तो एक बार न्यू हॉलैंड से फ़ोन आया था कि हमको फ्यूल टैंक बनाना है। तो हम वहाँ गए तो उन्होंने डिज़ाइन जो दी वो बड़ी अजीब सी थी, तो बाद में मालूम पड़ा कि उन्होंने पूरा जो है ट्रैक्टर डिज़ाइन कर लिया और एंड में फ्यूल टैंक के लिए जगह छोड़ दी ऐसे ही बस, कि आपको अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है मनोज जी, आप मोटर के साथ बैठो और डिज़ाइन करो कि ये प्रोडक्ट बन जाए। तो डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी इसमें हमेशा रहती है यदि आप नॉन टैंक बना रहे हैं आइटम, तो कस्टम मोल्डिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेयर, बाकी सब सेक्टर्स में जैसे आप ब्लो मोल्डिंग में तो आप मशीन 10 लेयर की तो 10 लेयर ही बनेगा, मशीन 7 लेयर की 7 लेयर ही बनेगा, बट रोटो मोल्डिंग में ऐसा नहीं है। रोटो मोल्डिंग में आप लेयर का कोई लिमिटेशन नहीं है, अगर आपका प्रोडक्ट का डिमांड है कि आप यू कैन इंक्रीज योर लेयर्स, या फिर आपको लेयर के अंदर आप फॉर्मिंग भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मेरी सिग्नेचर स्लाइड है, जो कोई भी गेल है या रिलायंस है या HML है, जो भी रॉ मटेरियल कंपनीज है, वो हमेशा इसी को लेके फॉलो करती है। जब भी मॉडल से मिलने जाती है तो सबसे पहले वो उसके प्रोज एंड कॉन्स दिखाती है। तो मेरे ख्याल से तो प्रोज ज़्यादा है, कॉन्स कम है। ये कुछ जर्नी है जो मैंने दिखाई है कि कैसे इंडिया का मार्केट आगे बढ़ा था। जो जब हमने रिलायंस ज्वाइन किया था तब मार्केट जो था 19:10 था, मतलब कि ज़्यादा टैंक्स था, नॉन टैंक तो कुछ कंपनीज थी जहाँ 2-4 प्रोडक्ट देखते हैं हमको खुशी होती थी कि हमारे पॉलीमर से डस्टबिन बनता है या फ्यूल टैंक बनता है, अच्छा लगता था, कि बहुत अच्छा लगता था कि यार हमारे पॉलीमर से कुछ और ही बनता है। नहीं तो पहले तो ये था कि टैंक ही टैंक दिखता था। तो ये सेक्टर को अभी थोड़ा ग्रो होना चालू हुआ है, एंड शिफ्टेड टू नॉन टैंक 65-35 का रेशियो हो चुका है। तो आई कैन से कि कुछ कंपनीज ने अच्छा काम किया है, कुछ कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है इस पर, और फ्यूचर में मुझे लगता है कि कुछ कंपनीज नई एंटर भी होगी। तो आई कैन से कि ये सेक्टर जो है वो ग्रो हो रहा है अभी, और जर्नी अच्छी चल रही है इसकी, और मार्जिन भी इसमें बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ क्या कि कस्टम मोल्डिंग में आप डिमांड करते हो, जो भी आपका एंड यूज़र है वो आपके पास आता है सोल्यूशन लेने के लिए। जैसे अभी कृष्णा जी ने एक बताया था कि सोल्यूशन, दे वांट सोल्यूशन, तो आपको यदि सोल्यूशन देना तो अल्टीमेटली पे भी तो आपको अपने हिसाब से मिलेगा। टैंक में ऐसा नहीं है, टैंक में मार्केट जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है, बट कस्टम मोल्डिंग में ऐसा नहीं है, आपके हिसाब से चलेगा।
कि कस्टमर को सोल्यूशन चाहिए। तो आपको ये कह सकते हैं कि क्या ये सेक्टर जो है आपके लिए अच्छा सेक्टर है, फ्यूचर में भी जिसको आना है। जैसे अभी एक कंपनी यहाँ बैठी है GTC, दे आर इनटू प्लांटर्स। तो जब वो आए थे तो मार्केट में एक कंसेप्ट लेके आए थे, क्योंकि उसके पहले इंडिया में प्लांटर का इतना बूम नहीं था। पीपल आर मेकिंग प्लांटर्स पहले भी बनते आ रहे हैं, जैसे बरोडा पॉलीफॉर्म या फिक्सोपेन, इन्होंने लास्ट मतलब 30 ईयर से प्लांटर्स बनाते आ रहे हैं। बट उनका प्लांटर का विज़न डिफरेंट था, उनका सोच अलग था, उनका स्टाइल डिफरेंट था। अभी जो प्लांटर की कंपनीज आ रही है उनका विज़न डिफरेंट है, वो मार्केट में एक प्रॉपर तरीके से एंटर कर रही है, प्रोडक्ट को एक मार्केट में जो पिच कर रही है वो प्रॉपर तरीके से कर रही है। तो जो भी कंपनी, जैसे सुरभि यहाँ बैठे हैं अपने ललित शर्मा जी, तो उनका भी यही है कि मार्केट में कुछ माइंडसेट लेके आना ज़रूरी है, कुछ नया प्रोडक्ट लेके, कुछ नई डिज़ाइन लेके, तो फिर वो मार्केट पे भी करती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे अभी सुरभि अपने ललित जी की बेस्ट एग्जांपल है कि टैंक में डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, पर प्लांटर में डोमिनेट कर सकते हैं। वहाँ पर प्राइस इनकी लगेगी, टैंक में इनकी प्राइस नहीं चलती है, टैंक में मार्केट की प्राइस चलती है। वहाँ पहले ही बोल देता है कि माँ का न चल रहा है, माँ का तो 3 रुपये चल रहा है, 4 रुपये चल रहा है। बट उल्टा, इसमें उल्टा है, ये प्लांटर सेक्टर में आप भी बोलोगे कि नहीं मेरा प्रोडक्ट जो है वो तो 2000 का बिकेगा, 3000 का बिकेगा। तो ये बड़ा माइंडसेट है जो कि आपको टैंक से नॉन टैंक में मिलेगा। ये कुछ सेक्टर्स है जिसमें इंडिया में बहुत काम हो रहा है, और मैंने रिलायंस में रहते हुए इन सब में बहुत अच्छा काम किया था। जैसे स्कूल फर्नीचर्स के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से एक बोर्ड बनाया था, सर्व शिक्षा अभियान। तो उसके अंदर जो भी इंडिया के सिटी है तो उसके डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने फंड एलोकेट किया था, और वो उसको रोटेट करते थे उसके थ्रू, जो उनके लोकल बॉडी है या म्यूनसिपालिटीज़ है या लोकल जो वहाँ का मिनिस्टर है या वहाँ के जो लोकल IAS ऑफिसर है वो उसको यूज़ करता था। वाकई गाँवों के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं इंडिया के जहाँ पर बच्चे नीचे ज़मीन बैठ के पढ़ते हैं। तो उनका अपग्रेडेशन करने के लिए अपने इंडिया के जो बच्चे हैं वो अच्छा फ्यूचर अपना जैन जी अपने लिए, तो जैन जी को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देना ज़रूरी है। तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उसके अंदर दुनिया भर के टेंडर्स निकलते रहते हैं, और इंडिया के प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो कंपनीज है वो इंजेक्शन के, ब्लॉक के, रोटो के, तीनों के फर्नीचर, स्कूल फर्नीचर बना के उसमें सप्लाई कर रहे हैं। तो ये बड़ा सेक्टर है। बाकी जो स्वच्छ भारत अभियान तो ऑलरेडी यू लिसनिंग अलॉट की, वो जो मोदी जी के टाइम पे चालू हुआ था कि इंडिया के अंदर हर घर में आपको सफाई रखनी है, रोड पर सफाई रखनी है, कॉलोनी में सफाई करनी है, और हर एक की आंसरेबिलिटी होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि इस सब में भागते हैं, वो कहते हैं कि नहीं म्यूनसिपालिटी काम है, बट अभी क्या है कि हर एक का एक जिम्मेदारी तय हो रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होने से क्या कि अब इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो फ्यूचर के अंदर आपका ये बड़ा सेक्टर बन चुका है वेस्ट बिन भी। रोड बैरियर अच्छा सेक्टर है, और ऑटोमेटिक तो यू नो वेरी वेल कि मिस्टर ब्लेज ने बहुत कुछ कवर कर लिया इसके अंदर। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर बन चुका है ये सोलर फ्लोटर्स। तो इंडिया के अंदर कुछ कंपनीज हैं जो बिग कंपनीज लाइक अदानी एंड रिलायंस, दे आर कमिंग इन बिग वे इन सोलर बिजनेस। तो उनके जो फ्लोटर्स होंगे पानी वाले, दोनों यूज़ करने वाले हैं वो, उनका लैंड पर भी चलने वाला है और उसके अलावा वाटर के अंदर भी चलने वाला है, वाटर बॉडीज़ के अंदर भी। तो ये आपने आने वाले टाइम में बड़ा अच्छा बिजनेस है। उसके अलावा बहुत सारे स्टेट है जिस पे इसमें सेफ्टी टैंक में का अच्छा काम हो रहा है, सीवरेज पे अच्छा काम हो रहा है, डस्टबिन में अच्छा काम हो रहा है, कैनोपी एंड इवन ऑटोमोटिव सेक्टर में अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इमिशन नॉर्म निकाला है भारत, तो उसके अंदर आपको कंपलसरी आपको इमिशंस को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो उसके लिए भी जो फ्यूल टैंक्स है, यूरा टैंक, इनका यूज़ ज़रूरी है। तो ये भी अच्छा एक सेक्टर डेवलप हो चुका है। एंड कुछ हाइलाइट्स हैं कि नॉन टैंक एप्लीकेशन के अंदर क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें एंट्री बैरियर जो होता है ना वो थोड़ा हाई होता है। हाई क्यों होता है इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। टैंक के अंदर तो क्या है कि मशीन वाला मशीन दे देगा, मोल्ड वाला मोल्ड दे देगा, और आप टैंकी बनाना चालू कर दो, मार्केट में जाके 2-4 डीलर को पकड़ो, अपना माल चिपका के जाओ और काम हो जाएगा आपका। बट इसमें नहीं चलता है, इसमें आपको एंड यूज़र को डायरेक्ट फेस करना होता है। नॉन टैंक सेक्टर में आपका एंड यूज़र आपके सामने होता है, आपके बीच में बैरियर नहीं होता है। जैसे टैंक सेक्टर में तो क्या है कि जो भी टंकी वाला वो आपके पास खुद चल के नहीं आएगा। जैसे अभी निरकोन साहब बैठे हैं राजकुमार जी, तो जो टंकी जिसको लगानी घर पे, तो वो आपके पास टंकी लेने थोड़ी आएगा सर, वो तो आपके डीलर से लेगा। तो इसलिए चैन बहुत लंबा है। बट नॉन टैंक में ऐसा नहीं है। नॉन टैंक में आपका जो कस्टमर है वो आपकी छाती बैठा हुआ है 24 घंटे। इसलिए जितने भी आपके जो नॉन टैंक वाले हैं, कस्टम मोल्डिंग बनाने वाले हैं, जैसे मिस्टर ब्लेज है, BDI है,
या लूमैक्स है, तो उनको क्या है कि 24 घंटे नींद ही नहीं आती है। वो मुझे कहते रहते हैं रात को 3 बजे भी वो ऑनलाइन मिलते हैं। तो मैं कहा भाई तू सो नहीं रहा क्या? कहते सोऊं कैसे, रात को भी मेरे को कहते लाइन रुक गई, वो हो गया, ऐसा दिक्कत हो रही है, फिटमेंट नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि तू आपकी चक्कर में मनोज जी, मैं क्या आपकी केयर करने के लिए चक्कर में तो ये कह सकता है कि सर इसमें आपको एंट्री बैरियर बहुत टफ है, बट एंट्री बैरियर के साथ में आपका माइंडसेट भी जरूरी है। जैसे आपने टैंक वालों को भी मेरा रिक्वेस्ट है आप डोंट टैंक में आइए, पर आपको नॉन टैंक में आने के लिए माइंडसेट कैसे चेंज करना है कि आपकी टीम भी डिफरेंट होगी, मशीन भी डिफरेंट होगी, जगह भी डिफरेंट होगी, तभी जाके आप नॉन टैंक वाला आइटम बना पाएंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि टंकी वाली फैक्ट्री में, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ मुरली जी, कि यदि आप टंकी वाली फैक्ट्री में ही टंकी वाले आदमी से ही प्लांटर बनाएंगे तो लॉन्ग रन में आपको भी तकलीफ होने वाली सर। क्योंकि क्या कि उनका माइंडसेट अलग है सर। वो तो सोचते हैं कि बस यार 10 टंकी निकाल लो, 20 टंकी निकाल लो। उनका माइंडसेट क्वालिटी नहीं सर। आपको क्वालिटी देख के पैसा खींचना है, वो नहीं खींच पाएंगे सर, क्योंकि उनके दिमाग में तो है कि यार आज 20 टंकी निकालनी भी, सो जाऊंगा आराम से। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये सर कि आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, टीम अलग रखनी पड़ेगी, भले ये 2 रखो 4 रखो, पर उनका टीम अलग जरूरी सर। मशीन भी अलग, मोल्ड भी अलग, सेटअप भी डिफरेंट, अदरवाइज आपको लॉन्ग रन में तकलीफ है सर। लॉन्ग रन में जो भी मोल्डर्स हैं उनको तकलीफ है। यदि वो कोई भी कहता है यहाँ पर कि यार मनोज जी यार 2-4 मुझे कस्टम मोल्डिंग पड़ दो ताकि मैं अपना जुगाड़ कर लूँ या गुजारा निकाल लूँ, तो ये गुजारा वाला वर्ड नहीं चलता सर। मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखी है वर्ल्ड में भी, इंडिया के अंदर भी कह सकता हूँ, जैसे एक सी प्लास कंपनी है, वो पूरी ज़िंदगी निकाल दी उन्होंने, 30 साल हो गए, 30 साल से केवल वो आइस बॉक्स बना रहे हैं, बट उन्होंने आइस बॉक्स में मास्टरी कर ली, और वो इतने मास्टर हो गए कि उनको ऑटोमेटिक ऑर्डर आते हैं। जो उनके ऑनर हैं वो आधे टाइम तो कहीं ट्रैकिंग कर रहे हैं पहाड़ पे, कहीं कहाँ बैठे हैं। मैंने कहा संतोष जी आप फैक्ट्री में क्यों नहीं बैठते हो? कहते हैं कि मेरा सब सेट है मनोज, मैंने एक लाइन फॉलो कर ली, इस लाइन में चलता जा रहा हूँ और मुझे ऑलरेडी ऑर्डर मिल रहे हैं, ट्रस्ट है मेरा मार्केट में, मेरे लॉयल कस्टमर्स हैं, और जो भी वर्ड टू माउथ मुझे कस्टमर्स मिलते रहते हैं नए नए। तो क्या कि उसने सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर एक फॉलो किया, एक सेट पैटर्न। इसलिए आप ज़्यादा डाइवर्ट मत होना। यदि आप डाइवर्ट हो गए, आप सोचोगे यार मैं डस्टबिन वाला हूँ, प्लांटर बना लूँ, मार्केट में प्लांटर दिख रहा है मार्केट प्लांटर, तो यार मैं प्लांटर बनाना चालू कर दूँ यार, उसमें 2 पैसे मिल जाएंगे, पर नहीं चलता सर, नहीं चलता है। आपको सेपरेट विजन होना जरूरी सर, नहीं तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आगे बढ़ना होगा आपको, यदि आप सोच रहे हो कि मेरे को प्लांटर में आगे जाना है, तो आपको 2 फैक्ट्री 3 फैक्ट्री हो सकती है, पर तब हो सकती है जबकि आप प्लांटर ही बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे साहब बेटे GTC वाले, इनका एक फैक्ट्री था, अभी दूसरी फैक्ट्री लगा रहे सर ये, और दूसरी फैक्ट्री का साइज बहुत बड़ा सर, 10 टाइम्स देन ओरिजिनल फैक्ट्री, 10 गुना बड़ी, क्योंकि इन्होंने माइंड सेट लेके चला कि मैं तो प्लांटर ही बनाऊंगा भाई साहब, कुछ और नहीं बनाऊंगा। और आज की डेट में इनका नाम इतना हो गया कि इनको ऑटोमेटिक ऑर्डर आता है सर। मैं इनको कहता रहता हूँ कि मार्केटिंग के लिए करो, जर्मनी जाओ, वहाँ जापान जाओ, कहते हैं जरूरत ही नहीं मनोज, घर बैठे ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना लाइन मेंटरिंग किया हुआ है, कस्टमर को मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ, और प्रोडक्ट जैसे है कि मेरा बिक रहा मार्केट में। जैसे अभी अयोध्या टेम्पल आपने देखा था, राम मंदिर जो बना था, तो उसके अंदर भी सारा जो प्लांटर्स लगे थे वो GTC ने सप्लाई किया था। उस टाइम पे क्या कि मंदिर शेप में नहीं आया था, टेम्पल जो है ना वो शेप में नहीं था, तो उसको ब्यूटीफुल बनाना था, तो उसके लिए डेडिकेट टू GTC ने उनको एक शेप दिया था। वैसे ही G20 हुआ था, तो G20 के अंदर भी प्लांटर सप्लाई किए थे सर ने, दिल्ली में या बहुत सी जगह पर, ताकि वो दिल्ली शेप में दिखे, जो भी फॉरेनर्स आ रहे हैं उनको लगा कि दिल्ली अच्छा है, वाओ दिल्ली। तो ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है कि जब आपका माइंडसेट होगा कि आपको बस एक ही सेक्टर में काम करना है, ज़्यादा इधर उधर घूमेंगे तो तकलीफ है सर। इसलिए हमेशा एक प्रोडक्ट चूज कर लो आप, और उसके अंदर भागते रहो स्पीड से। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट है बी क्रिएटिव, बी पैशनेट, इन्वेस्ट इन डिज़ाइन एंड मोल्ड्स। ये बड़ा मिसिंग है सर। वो सोचते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सतीश गोखले जी के एक दिन फ़ोन आया और कहते हैं ब्लडी इडियट, मैं रात भर डिज़ाइन बनाता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, मोल्ड बनाता हूँ बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद में मालूम पड़ा कि वो मोल्ड अहमदाबाद पड़ा हुआ है, और अहमदाबाद वाले उसकी कॉपी बना के बेच रहे हैं मार्केट में। तो वो मेरा डिज़ाइन जो है, जिसके लिए मैंने रात दिन लगाया डिज़ाइन के लिए, मोल्ड के लिए, वो 10 दिन बाद में अहमदाबाद में तैयार है। तो वो माइंडसेट भी चेंज करना जरूरी सर। आप ये सोच लो कि यार ये मार्केट बिक रहा है, मैं लेके चला दूं, तो वो सर वो किल कर रहे हो आप, उसको भी किल कर रहे हो, खुद को भी किल कर रहे हो आप, दोनों को किल कर दिया आपने। इसका बेस्ट एग्जांपल टाटा इंडिकॉम का बूथ है, ओके प्ले ने इंडिकॉम का बूथ बनाया, अच्छा काम किया, पर उसके पीछे पीछे कितने आदमी आ गए। इवन मोल्ड वाले समझाने लगे, अरे इंडिकॉम का बूथ बना के तुम भी जुड़ जाओ मादर में।
तो जिस मशीन में, जिस फैक्ट्री में जाऊँ मैं, अरे मनोज जी मैंने तो टाटा डीकॉम का टेलीफोन का बूथ बना लिया। मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने हांडा जी को फ़ोन किया, ओके प्ले, और सर पूरे इंडिया में बन रहा है। तो कहते हैं कि यार ऑर्डर तो मिला मुझे, फिर ये कैसे बेच रहे हैं? बाद में मालूम पड़ा कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको माल देते जा रहे हैं डायरेक्ट ही। इंडिकॉम को मालूम ही नहीं है, टाटा इंडिकॉम को मालूम नहीं है, बट उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल जा रहा है। तो किल हो गया वो सर, सेक्टर खत्म हो गया वो। तो इसलिए क्या है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर कि अपना अपना काम कीजिए, अपना एक डेडिकेशन रखिए, और हर एक को भगवान देगा, बहुत कुछ देगा, तो आपने उसको लेके चलिए। एंड ग्रोथ में कह सकता हूँ कि जो टैंक्स नॉन टैंक सेक्टर है वो उसका ग्रोथ है 20% से ऊपर। ये मैंने कैसे मॉनिटर किया कि जो हमारे कस्टमर्स थे रिलायंस के, जब मैं रिलायंस में था तो उन कस्टमर्स का मैंने सेल देखा और उनका पैटर्न देखा, तो उससे मुझे समझ में आया कि ग्रोथ इसके अंदर अच्छी है। और ग्रोथ तभी अच्छी है जब आपको उसको मोमेंटम मेंटेन रखेंगे। बी क्रिएटिव, बी पैशनेट, इन्वेस्ट इन डिज़ाइन एंड मॉड्स। ये कुछ बिकॉज ऑफ मेरा बैकग्राउंड पॉलीमर्स है, तो मैं कुछ पॉलीमर का भी बोलना चाहता हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है रोटो मोल्डिंग का, उसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूवी स्टेबिलिटी, क्योंकि मैक्सिमम रोटो मोल्डिंग प्रोडक्ट रोड पर रहते हैं। पूरे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आपको जो दिखता है रोड पे वो रोटो मोल्डिंग दिखता है। और एक खुशी की बात भी है, कहीं भी जाते हैं, जैसे के फेयर के अंदर किरण भाई मेरे साथ थे, तो रोड पे घूम रहे हैं तो हर जगह जो बैरियर दिख रहे हैं या कुछ भी दिख रहा है, तो हमको खुशी होती है कि चलो रोटो मोल्डिंग दिख रहा है मार्केट में। तो ये यूवी स्टेबिलिटी इज़ वेरी गुड। स्टिफनेस, रोटो मोल्डिंग प्रोडक्ट का स्टिफनेस अच्छा होता है, टफनेस अच्छा होता है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस फ्री, एंड कलर अच्छा होता है बिकॉज ऑफ ये इसमें पीपल आर यूजिंग प्रॉपर पिगमेंट। और मेरा भी रिकमेंडेशन ये है कि आप प्रॉपर पिगमेंट यूज़ कीजिए, प्रॉपर मास्पेज यूज़ कीजिए, कलर फास्टनेस अच्छा रखिए, यूवी स्टेबिलिटी पे फोकस कीजिए। यहाँ पर कुछ कंपनीज भी है जैसे ग्रेनुला, SCJ एंड लाइफलाइन, तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपका कलर फास्टनेस कैसा होना चाहिए, आपका जो भी यूवी स्टेबिलिटी के अंदर कौन सी होनी चाहिए। बहुत सालों पहले एक बात है कि एक ऑस्ट्रेलियन इयान कंसल्टेंट है इयान हसन, वो मिला था, कहता है कि वो ही आस्क मी कि मनोज कि इंडिया के अंदर क्या चलता है यूवी रेटिंग। मैंने कहा UV4, तो माय गॉड, तो हाउ सर्वाइव रोटो मोल्डिंग प्रोडक्ट इन आउटसाइड इन UV4। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जो यूवी का बहुत बड़ा पॉइंट है, आप ये अपने यूवी के लिए जो कंपनीज है मास्टरवेच या LED वाली, उनसे कंसल्ट करके आप प्रोडक्ट का डिज़ाइन कीजिए। एंड ESCR सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिकॉज ऑफ क्या कि देर आर मैनी प्रोडक्ट, उसमें आपको केमिकल रेजिस्टेंस भी चाहिए और परफॉर्मेंस भी चाहिए। इंडिया के अंदर अभी एट प्रेजेंट C4, C6 एंड C8 ये 3 चॉइस है। C4 के अंदर ऑलमोस्ट सभी कंपनीज है जैसे गेल, HML, IOCL, रिलायंस एंड हल्दिया एंड फ्यू मोर कंपनीज वो आर कमिंग आउटसाइड, जैसे एक्सॉन मोबिल भी यहाँ अवेलेबल है। और C6 के अंदर कुछ कंपनीज है जो बाहर से सप्लाई कर रही है जैसे PTT एंड मैट्रिक्स रिवॉल एंड एक्सॉन मेट्रोसिन का। तो आई कैन से कि अभी इंडिया के अंदर मटेरियल का चॉइस बढ़ता जा रहा है। C8 के अंदर ऑलरेडी रिलायंस है एंड देर इज़ वन कंपनी सरपास नोवा, दे ऑल्सो कमिंग वेरी सून इन इंडिया। जल्दी उनका चालू होने वाला है इंडिया में। एंड ऑल्सो डेंसिटी रेंज इज़ 9052 941। एंड इंडिया के अंदर इसका जो यूज़ करना है, आपको जो भी प्रोडक्ट यूज़ करना है, तो बेटर टू टॉक विद पॉलीमर कंपनीज बिफोर यूजिंग दिस पॉलीमर। तो यहाँ पर कुछ पॉलीमर कंपनीज हैं, तो उनसे आप बात करके ही कुछ प्रोडक्ट बनाइए, अदरवाइज फ्यूचर में आपको तकलीफ होने वाली है। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो टैंक बनाते हैं, तो टैंक में आपको कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। नॉर्मली बहुत सारे जो मोल्डर्स हैं टैंक वाले, उनको वो फ़ोन करते रहते हैं कि मनोज जी यार हमने 20,000 का टैंक बनाया ब्यूटीन में और फेल हो गया। तो इसलिए आपको ये चूज़ करना ज़रूरी है कि आपका साइज़ कौन सा है, उसके अंदर स्ट्रेस कितना आता है। जितना पानी का प्रेशर बढ़ेगा, जब बड़ा टैंक होगा 10 KL से ऊपर, तो पानी का प्रेशर बढ़ेगा, तो उसके अंदर आपको ऑक्टीन, हेक्सीन या बेटर मटेरियल होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका ब्यूटीन के अंदर वो प्रेशर ले नहीं पाएगा। जो भी आपका जो पानी का प्रेशर होता है, जैसे आपका 10 KL है, तो 10 KL भी बहुत बड़ा वो है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है मुंबई बेस्ड शार्प बैटरी, BDI के पार्टनर ही है। तो एक बार बलबीर जी का फ़ोन आया कि मनोज जी 10 KL की टंकियाँ फट रही है।
तो वहाँ जाके मालूम पड़ा कि वो जो 10 KL की टंकियाँ हैं उसके अंदर वो एडिशनल AO नहीं डाल रहे हैं। तो ये भी मेरा बड़ा पॉइंट है कि जो भी आप टैंक बनाते हैं इसके उसका टाइम प्रोलॉन्ग टाइम है, आपका हीटिंग टाइम ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा का मतलब होता है कि 20-25 मिनट से ऊपर हो रहा है, तो आपका पॉलीमर का बर्न होने का चांस होता है। तो यू हैव टू यूज़ एडिशनल AO, कोई भी ग्रेड हो, भले वो एक्सॉन का हो किसी का भी हो, पर आपको उस पर समथिंग 1% और 2% आपको AO ऐड करना जरूरी है। वो आपको ज़्यादा मास्टरवेज कंपनी बताएगी कि कितना ऐड करना है, पर ये ध्यान रखना कि जो AO होगा उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉम्बो होना जरूरी है। दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, इसलिए आपका जो भी आप लेंगे AO उसके अंदर हमेशा ध्यान करके लेना है कि प्राइमरी सेकेंडरी का कॉम्बो होना जरूरी है, क्योंकि उस दोनों का रोल डिफरेंट है। एक का रोल होता है कि आपका एक्सट्रूजन के अंदर पास करना, और सेकंड का रोल होता है कि आपका हीटिंग के अंदर बर्न नहीं हो पॉलीमर। जो आपका यदि आपने 30 मिनट से ऊपर हीटिंग रखा और आपका पॉलीमर बर्न होकर टैंक पूरा फट गया, तो फिर यही होने वाला है। तो उसके बाद मैंने शार्प बैटरी में बैठ के AO डाल के ट्रायल लिए, उसके बाद अभी तक एक भी टैंक उनका नहीं फटा। सेम वे सिंटेक्स के साथ भी हुआ था बहुत पहले, तो उन्होंने AO यूज़ नहीं किया था, बट बाद में उन्होंने यूज़ करना चालू किया तो उनको तकलीफ दूर हो गई थी। इसलिए आपको जब भी बड़े टैंक बनाते हैं तो आपको यू हैव टू यूज़ एडिशनल AO। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टैंक क्या कुछ भी प्रोडक्ट है, यदि आपका कुछ भी प्रोडक्ट है जिसके अंदर हीटिंग टाइम बहुत प्रॉन्ग है तो आपको ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है UV स्टेबिलिटी, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे चैम्पियंस बैठे हैं, एंड ऑल्सो देर इज़ स्पेशल मास्टरवेज कंपाउंड और LEDs अवेलेबल। उसमें क्या है कि आपका डेस्टिनेशन बहुत फास्ट होता है, तो जीतू भाई उस पर थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा करेंगे बिकॉज ऑफ ही इज एक्सपर्ट इन दिस दैट सब्जेक्ट, बबल रिमूवल जो होता है उसके बारे में, तो ही विल कवर दैट पॉइंट। ये प्रोसेसिंग नोट है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो भी प्रोसेसिंग करते हैं, मोल्डिंग करते हैं आप फैक्ट्री के अंदर, उसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना जरूरी है। आपका यदि पाउडर जो है, आपको तो देखते हुए लगता है कि यार पाउडर क्या होता है, यार पाउडर तो एक जैसा ही है, किसी भी मशीन से बनाओ पाउडर तो पाउडर होता है, बट वो पाउडर भी अपने आप में एक बड़ा साइंस है। इसलिए आपका पाउडर का साइज भी प्रॉपर होना जरूरी है, उस पर टेल्स नहीं चाहिए, उसका शेप प्रॉपर चाहिए। अदरवाइज वो क्या हुआ कि जब मोल्डिंग करेंगे तो मोल्डिंग के अंदर वो साइकिल के अंदर घूम नहीं पाएगा पाउडर, कहीं पर ऑब्स्टेकल हो जाएगा, फंस जाएगा वहाँ पर पाउडर, तो आपका थिकनेस भी सही नहीं आएगा, बर्न भी होगा। इसलिए आपका पाउडर का साइज प्रॉपर होना जरूरी है, उसमें टेल्स भी नहीं होना चाहिए। बहुत सी बार क्या है कि टेल्स आते हैं और हमको मालूम नहीं पड़ता है, तो उसका पता करने के लिए यहाँ पर एक कंपनी है इकोब्राइट। तो इकोब्राइट के पास वो सब सिस्टम है, वो आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे कि कैसे इसको टेस्ट करना है कि पाउडर अच्छा होगा नहीं होगा, वो अपने प्रेजेंटेशन में कवर भी करने वाले हैं। इसलिए पाउडर का क्वालिटी क्या होगा कैसे नहीं होगा वो उन पे छोड़ रहा हूँ मैं इकोब्राइट पे। ये माई बड़ी है जो आ नहीं पाए थे, मिस्टर गैरी, एंड आई कैन से कि मिस्टर गैरी एंड मिस्टर गैरथ both are very passionate and both are making this टेम्पलोगर। वन इज़ बेस्ड इन UK, वन इज़ बेस्ड इन साउथ अफ्रीका। और इंडिया में जो मोल्डर्स अच्छे हैं या फिर कस्टम मोल्डर्स हैं उन सबके पास में इनका टेम्पलोगर है। और टेम्पलोगर के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर फैक्ट्री में होना चाहिए, भले आप टैंक बनाते हो, पर टेम्पलोगर के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका प्रोडक्ट कितना कुक हुआ, ओवर कुक तो नहीं हुआ, उसमें कुकिंग टेम्परेचर जो है वो अचीव हुआ नहीं हुआ, और अंडर कुक तो नहीं है, ये सब चीज़ें आपको टेम्पलोगर से आएगी। इसलिए क्या है कि इसमें भी इन्वेस्ट करना जरूरी है। ये आपका R&D टूल है, रोटो मोल्डिंग के अंदर R&D टूल और कुछ है ही नहीं, केवल ये टेम्पलोगर ही बस, इससे ही आपको पता चलता है। इसलिए हमने जो भी ट्रायल लिए जब मैं रिलायंस में था तो सारे ट्रायल हमने टेम्पलोगर से लिए थे, उसके बिना हमने कभी भी ट्रायल नहीं लिए। तभी हमको मालूम पड़ता कि आपका PIT जो है वो आया ही नहीं आया। तो उसके लिए PIT क्या होता है वो मैं शॉर्टकट में समझा देता हूँ कि एक टेम्परेचर होता है पर्टिकुलर जिस पे आपका पॉलीमर बर्न मतलब मेल्ट होके और आपका स्टिक होता है मोल्ड पे, तो वो टेम्परेचर जो होता है वो अचीव होना जरूरी है। अदरवाइज क्या है कि आपका अंडर कुकिंग और कुकिंग के चांस रहते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ये जो आपका दिख रहा है प्रॉप जो होता है वो आपका मोल्ड में भी रहता है और ओवन में भी रहता है और मेल्ट टेम्परेचर देता है। तो ये सब चीज़ें आपको होना ज़रूरी है, और उसका जो टेम्परेचर है वो आपको मेजर करके आपको लैपटॉप पर देता रहता है। जो आपका जो सिस्टम है उसके अंदर आपको टेम्परेचर मिनट टू मिनट मिलता रहता है। इसलिए टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी है। ये वैसे तो क्या है कि इकोब्राइट भी कवर करने वाले हैं क्योंकि उनका तो पाउडर में मास्टरी है, बट आई कैन से कि बहुत सी बार फ़ोन आता है मुझे कि मनोज जी यार मैं तो परेशान हो गया हूँ, मेरा तो ये अंदर बबल रिमूव नहीं हो रहा है,
या फिर मेरा जो आउटर सरफेस है वो उसमें पिन होल बहुत आ रहे हैं। तो मैं उनको बहुत समझाता हूँ कि सर पाउडर का साइज़ देख लो, पाउडर का क्वालिटी देख लो, बट वो समझ नहीं पाते। वो कहते पाउडर होता है, मैंने तो डाल दिया, फिर मेरा प्रोडक्ट जो है वो कितना ही पका लो वो प्रॉपर नहीं निकलता है। तो उसका 2-3 रीज़न है। एक तो पाउडर का साइज़ भी होता है, और सेकंड बड़ा रीज़न ये भी होता है कि बहुत सारी कंपनीज क्या करती है कि मोल्डिंग का जैसे साइकिल निकलता है ओवन से, उसके बाद इमीडिएटली फोर्स कूलिंग चालू कर देती है, जबकि आपको बीच में कुछ टाइम होता है उसके अंदर आपको एम्बिएंट कूलिंग जरूरी है, क्योंकि आपका कुकिंग चल रहा है तब तक भी। जब आप पीआईटी की साइकिल देखेंगे ना, तो आपका क्या है कि प्रोडक्ट अंदर कुक ही हो रहा है, और इन बिटवीन आपने ज़बरदस्ती हवा छोड़ दी और पीछे पीछे पानी छोड़ दिया। बहुत सी बार तो ऐसे भी करते हैं बहुत आदमी। तो आपको ना हवा छोड़नी है ना पानी छोड़ना है, आपको उसको एम्बिएंट कूलिंग देनी है। तो उससे क्या है कि आपका पिनोल का तकलीफ बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाउडर से होगा। पाउडर के बाद सेकंड स्टेप होता है ये रिमूव करने का पिनोल, या फिर बबल जो होता है, आपका प्रोडक्ट का डेंसिटी अचीव करना है। तो आपको सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि डेंसिफिकेशन जो बोलते हैं इसको, पहला स्टेप होता है कि मेल्टिंग, सेकंड होता है सिंटरिंग, थर्ड होता है डेंसिफिकेशन। तो डेंसिफिकेशन का मतलब होता है कि आपकी डेंसिटी अचीव करना, और डेंसिटी तभी अचीव होगी जब आपको टाइम दोगे उसको कुकिंग का। तो इसलिए क्या है कि जब भी आपका प्रोडक्ट बाहर निकलता है, ओवन से बाहर निकलता है, तो मोल्ड को थोड़ा टाइम दीजिए, और उसके बाद भी फिर फोर्स कूलिंग चालू कीजिए। ये कुछ अपने एक वर्कशॉप किया था, टेक्निकल वर्कशॉप नारुतो की फैक्ट्री में लास्ट ईयर, थैंक्स टू किरण पंचाल जी, ही इज़ हियर। तो इसमें हमने कुछ प्रोडक्ट बनाए थे वहाँ पर। इनकी छोटी मशीन है, एक लिटिल नारुतो, उसमें हमने डिस्प्ले किया था कि अंडर कुक क्या होता है, ओवर कुक क्या होता है, प्रॉपर कुक क्या होता है। तो उसके लिए हमको ये टेम्परेचर ज़रूरी है। यदि आपने टेम्परेचर नहीं लगाया तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपका कितना कुकिंग हुआ कितना नहीं हुआ, और ये इसको कितना कुकिंग चाहिए, कितने मिनट में अंदर पकेगा, कितना उसमें थिकनेस देने के लिए कितना माल डालना है, वो सब चीज़ें आपको इनसे ही समझ में आएगा टेम्परेचर से ही। तो ये हमने वहाँ पर एक ट्रायल दिन भर का टेक्निकल सेशन, टेक्निकल वर्कशॉप लास्ट ईयर नारुतो में वो किया था। ये कुछ मेरे सजेशंस हैं जो कि मैंने इंडस्ट्री में जाता रहता हूँ, मैं हर कंपनी में जाता हूँ, तो वहाँ पर डिस्कशन के अंदर कुछ मुझे अच्छे नोट मिले। तो ये नोट आपको मैं शेयर कर रहा हूँ कि आपका यदि मोल्ड है तो मोल्ड को क्लीनिंग प्रॉपर करना ज़रूरी है। कि यहाँ की जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में एक बार मैं गया था और वहाँ मोल्ड फट रहे थे। बाद में मालूम पड़ा कि वो वेंट साफ़ नहीं करते हैं। तो वेंट साफ़ नहीं करेंगे तो अंदर गैस बन जाएगी, और गैस बनने के बाद में धमाके से वो एकदम बम से बोलेगा। तो उसको रोकने के लिए आपको वेंट को प्रॉपर टाइम पे साफ़ करना ज़रूरी है। इसलिए आपका मोल्ड क्लीनिंग ज़रूरी है। मोल्ड क्लीनिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका थिकनेस प्रॉपर तभी आ पाएगा, आपका हीटिंग भी अंदर तभी पहुंच पाएगा। यदि आपने मोल्ड को क्लीन नहीं किया तो बाहर आप हीटिंग दे रहे हो खूब सारा, पर अंदर वो पार्ट पक ही नहीं रहा है। तो इसलिए क्या है कि आपका जो मोल्ड अंदर से क्लीन होना ज़रूरी है टाइम टाइम पे। सेकंड पॉइंट है कि प्रोसेस पैरामीटर स्टैंडर्डाइजेशन। तो उसके अंदर भी आपको प्रोडक्ट का वेट मालूम होना ज़रूरी है। उसके लिए आपको अलग अलग ट्रायल लेने पड़ते हैं बहुत सी बार, कि 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का ऐसे डाल के ट्रायल लेना पड़ता है। और ओवन टेम्परेचर में भी यही होता है कि आपने जैसे एक बार थिकनेस सेट कर ली, आपका वेट सेट कर लिया, उसके बाद में आपको ओवन टेम्परेचर कितना रखना है, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है कि 10 मिनट का, 12 मिनट का, 14 मिनट का साइकिल आपको करके निकालना पड़ता है। तो जिस साइकिल पे आपको बेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, उसके लिए आपको वो इनर सरफेस देखना है, आउटर सरफेस देखना है, और कट करके उसका डेंसिटी चेक करना है। तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका प्रोडक्ट का प्रॉपर ओवन टाइम मिला नहीं मिला। ये बड़ा पॉइंट है। उसके अलावा SOPs हैं कुछ बने हुए, जैसे मशीन स्टार्ट कैसे करनी है, मशीन के अंदर टाइम कैसे कंट्रोल करना है, प्रोसेस पर ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है। मोल्ड को आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मोल्ड को हमेशा वहाँ रखना है जहाँ पर आपका एक्सीडेंट का चांस कम हो। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन लॉस नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट रस्ट, बिकॉज ऑफ क्या कि बहुत से आदमी मोल्ड को बाहर रख देते हैं, तो बाहर रखने से तकलीफ है। इसलिए आप मोल्ड को कोशिश करो कि एक प्रॉपर कंडीशन में रखें जहाँ पर मॉइस्चर कम हो, एंड लाइफ स्पैन अच्छा रहेगा, आपका प्रोडक्ट मोल्ड लंबा चलेगा, उसके अंदर यदि कोरोजन कम होगा। तो ये कुछ ट्रायल्स हैं हमने जो अरियंत और नारुतो के साथ मिलके गए थे। नारुतो ने एक मशीन सप्लाई की थी अरियंत में, तो उसके अंदर हमने कुछ मोल्ड्स बनवाए थे, तो उसमें ट्रायल किए थे। तो ये इसलिए दिखा रहा हूँ मैं जानबूझ के कि आपका ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपको कभी वेट का देखना पड़ता है, कभी इसका ओवन टाइम का देखना पड़ता है। तो ये सब देखने के बाद भी हमने ऑप्टिमाइज़ किया।
तो ये जानबूझ के मैंने स्लाइड को डाला है समझाने के लिए। सस्टेनेबिलिटी ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे वर्ल्ड में भी आप ये वर्ड बहुत सुन रहे हो और इंडिया के अंदर भी इसके ऊपर काम हो रहा है। तो इसमें ये है कि आपका जो इन हाउस जो वेस्ट है उसको आपको कंज्यूम करना है, बट उसके पहले आपको उसको साइंटिफिकली कंज्यूम करना है, उसका एओ प्रॉपर होना ज़रूरी है। तो ये साइंटिफिकली उसको कंज्यूम करना ज़रूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीएस ने इसके लिए नॉर्म्स बना दिए हैं, जल्दी आपको ड्राफ्ट मिलने वाला है। तो बीएस उसके डिसाइड करेगी कि इसमें 10% डालना है, 20% डालना है, 30% डालना है, और वो उसके अकॉर्डिंग एक रेटिंग भी देगी। जैसे 10% यदि आपने यूज़ किया तो उसके बाद आपको R1 एक कोडिंग होगी, वो कोडिंग आपका प्रोडक्ट पे लगा रहेगा R1। तो आप प्राउडली पब्लिक के बीच में जाके बोलिए कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो 10% रिसाइकल से। अभी तो आप छिपा चपा करते हैं कि यार मैंने तो रिसाइकलिंग यूज़ नहीं करना है, बट वो टाइम जल्दी आने वाला है जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट खुद बोलने वाली है, क्योंकि वो सारे कंट्री है वर्ल्ड के जहाँ 30% का रूल आ चुका है। तो इसलिए आपको भी फ्यूचर में तैयार रहना है, सभी कोई पॉलीमर इंडस्ट्री को भी तैयार रहना है, मोल्डर्स को भी तैयार रहना है कि आपको वो रूल जल्दी आने वाला है कि यू हैव टू कंज्यूम योर इन हाउस रिसाइकल। और या फिर बाहर से लेना है तो बाहर से रिसाइकल जो आता है वो नॉन सोर्स का होना चाहिए। अननोन सोर्स का यदि आपने यूज़ किया तो मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम पानी की टंकी मत यूज़ करना, तकलीफ है, क्योंकि वो आपका जो पानी की टंकी में आपने यदि अननोन सोर्स से यूज़ किया तो आपका हेल्थ का तकलीफ है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे हिंदुस्तान की जनता जो है वो हेल्थ की वजह से आगे बढ़ नहीं पाए। तो उसके लिए आपको हेल्थ के लिए आपको भी कुछ अपनी तरफ से कमिटमेंट देना है कि आप जो भी यदि यूज़ करते हैं रिसाइकल तो उसको प्रॉपर वे में साइंटिफिक तरीके से यूज़ कीजिए। और गवर्नमेंट को तो आपको जल्दी इसके लिए ड्राफ्ट देने वाली है। ये कुछ एप्लीकेशन डेवलपमेंट है जो कि इंडिया में हम चाहते हैं काम करना, और इसके लिए हमने बहुत काम भी किया है। और डॉक्टर जितेंद्र कपाड़िया के टाइम से हमने काम चालू किया था और लेगेसी हमने मेंटेन की, और अभी भी मैं रिलायंस छोड़ चुका हूँ, 3 साल से मैं इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ, पर मैंने इस चीज़ों को इन सब चीज़ों को मैंने नहीं छोड़ा अभी तक भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं गणेशा को इसलिए डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि ये जो मोल्ड है और ये प्रोडक्ट जो है वो आज की डेट में रोटो मोल्डिंग कंपनी में हर एक की फैक्ट्री में मिलेगा, आपको ऑलमोस्ट सभी फैक्ट्री में मिलेगा। तो ये भी एक अपना में एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक कस्टम मोल्डिंग कास्ट मोल्ड आज के 25 साल पहले हमने यूएस से मंगाया था रिलायंस के लिए, बट अभी आज की डेट में ऑलमोस्ट सभी मोल्डर्स के पास ऐसे इस टाइप के मोल्ड्स हैं। तो क्वालिटी देखिए कि ये मोल्ड अभी तक भी काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। ये कुछ है जो हमने कैटलॉग बनाया था रिलायंस के अंदर मार्केट में प्रमोट करने के लिए, और ये सब प्रोडक्ट हमने यूएस से इंपोर्ट भी किए थे। स्टिल इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि इंडिया में बन नहीं पाए अब तक भी। तो मेरे को बड़ा खुशी होगी कि इनमें से कुछ प्रोडक्ट आप अपने सेक्टर वाइज, जैसे अभी स्विफ्ट टेक्नोप्लास कृष्णा जी यहाँ बैठे हैं, इनका जो यूएसपी है वो मटेरियल हैंडलिंग है। तो मैं आई कैन रिक्वेस्ट हिम कि इनमें से कुछ अच्छे प्रोडक्ट हैं जिनको प्रॉपर क्वालिटी पैरामीटर से बना के डिज़ाइन अच्छा बना के एंड यूज़ के अंदर प्रमोट कीजिए। कुछ अंडरग्राउंड प्रोडक्ट्स हैं, रोड सेफ्टी है, फर्नीचर्स हैं, ये फर्नीचर दिख रहे हैं आपको, ये कुछ मैनिक्विन्स हैं, ये कुछ एस्थेटिक प्रोडक्ट्स हैं। ये तो अभी यहाँ 2-3 प्लांटर्स वाले बैठे हैं तो उनके लिए बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट है। पहले एक टाइम पे जो हमने इंपोर्ट किया था यूएस से वो सारे मोल्ड कास्ट मोल्ड थे और उनके अंदर एनग्रेविंग होती थी, कुछ ना कुछ नया शेप होता था। अभी जो प्लांटर्स बिक रहे हैं उसके अंदर इस टाइप का शेप कम होता है, बट पहले जो प्लांटर्स आते थे वो इस टाइप के आते थे। ये कुछ डेकोरेटिव प्रोडक्ट है, प्लांटर्स है। ये साइज बड़ी है, ये मतलब 5 फीट का 6 फीट का है। अभी मैं आपको फास्ट एक तो लास्ट ईयर आर्मो था, तो आर्मो मैंने अटेंड किया था, तो वहाँ से मैंने कुछ की टेक अवे लिए। तो जो इंडियन इंडस्ट्री के लिए वो ज़रूरी है, जैसे इंडिया के अंदर जो 70% टैंक्स हैं उसको नॉन टैंक में करना है, 70% नॉन टैंक करना है, वो ज़रूरी है। और जो मैंने ग्लोबली देखा है, जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं तो वो क्वालिटी के लिए काम करती है, परफेक्शन के लिए काम करती है, वैल्यूडेशन के लिए काम करती है, कॉपी कल्चर में बिलीव नहीं करती है, और वर्क कल्चर उनका बेटर होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि पाउडर जो रेडीमेड लेते हैं, ऑलमोस्ट 90% कंपनीज इन वर्ल्ड आर यूजिंग 90% पाउडर आउट, and this powder is supplying from various powder manufacturers. They are focusing only on applications. ये कुछ एप्लीकेशंस वहाँ आर्मो के अंदर डिस्प्ले हुई थी,
जैसे स्पीकर हाउसिंग है एंड हाइड्रोजन फ्यूल टैंक्स हैं एंड कुछ डेकोरेटिव प्रोडक्ट हैं, फ्यूल टैंक है। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आर्मो की पिक्चर्स हैं जो इंडियन जो गए थे यहाँ, जो इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने वहाँ पर डिस्प्ले किया था। ये कुछ की टेकअवेज है जो मैंने के फेयर में लिया था। के फेयर में बड़ा इंटरेस्टिंग था, अभी हुआ है जस्ट हार्डली मतलब 2 महीने हुए हैं। और यहाँ पर कुछ कंपनीज है जो मैंने देखी है वहाँ पर जाके, उनके स्टॉल में जाके विजिट किया है। तो दिस इज़ RR प्लास्ट, इंडियन बेस्ड मुंबई बेस्ड कंपनी। दे आर इनटू रोटोमोटिव मशीनरी। रेनाट, दे आर इनटू मशीनरी एंड दे आर ऑल्सो मोल्डर्स। नारुतो, दे आर इनटू मशीनरी एंड मोल्ड्स। इनके यहाँ ये जो क्रिकेट बैट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। किरण जी ये बैट लेके आएंगे सर आप? कुछ अलग कंपनी जैसे पॉली विनाइल है, ये इनके बूथ हैं। ये रोटो प्लास्टिक्स एंड राइजिंग सन, HMEL, रिलायंस एंड ओरिंडा एंड दिस इज रोबो मोल्ड कंपनी। दे आर मेकिंग रोबो मोल्ड मशीन्स। पूरे प्लांट के अंदर कोई नहीं होता है, रोबोट ही सब करता है सब कुछ काम। ये कुछ कंपनी है मोल्ड्स वाली जो उन्होंने वहाँ पर मोल्ड्स डिस्प्ले किया था, उनके कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि अवेलेबल मार्केट में। मोस्ट आर कास्ट एल्यूमिनियम मोल्ड्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Well, thank you very much, sir. Would like to request Mr. Rajesh Patwardhan to please come up on stage to present a memento for our dear sir. Could you please put your hands together, everybody? And don't you worry, you are going to take a quick break, a tea break, coffee break. I know you're stuck on the chair for quite a long time. Come on, once again.